यूपी में मंत्री पद और बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब से कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। उनके साथ धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह भी साइकिल पर अब सवार रहेंगे। तीनों मंत्री पद के साथ साथ बीजेपी से ये इस्तीफा दे चुके हैं। और वहीं देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य 3 दिन पहले योगी सरकार से इस्तीफा दिया। उन्होंने सभी को उस समय चौंका दिया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर बड़ी तादाद में उनके समर्थक जुटे हैं। ढोल नगाड़े और नारेबाजी के साथ जश्न के जैसा माहौल दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की तारीख बेहद अहम होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक बीजेपी के साथ थे, अब वो बगावती तेवर में हैं और उनके साथ 3 मंत्री समेत कुल 16 लोग अभी तक बीजेपी को छोड़ चुके हैं, जिसमें विधायक भी हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि आज उनके साथ तमाम जो लोग हैं और कई और भी बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज सुबह से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के ये आवाज था और यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के तस्वीरों के साथ मुलायम सिंह यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हैं, इनके साथ पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए हैं। कहाँ से आए सर? मैं जौनपुर से जिले से आया हूँ। जी। तो आज आप लोग मतलब बीजेपी में थे पहले? नहीं, हम बीजेपी में तो हम नहीं थे। हम लोग बहुजन समाज पार्टी में थे और हम माननीय मौर्य जी से, या हम क्या, ज्यादातर लोग व्यक्तिगत जोड़ने के साथ ही साथ उनकी दलित पिछड़ा समाज के जो हितैषी नेता हैं, उनकी विचारधारा पर ज्यादा मजबूती के साथ हम लोग जुड़े हैं। जी बिल्कुल। कहाँ से आए? मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए हैं। आप भी आज सपा ज्वाइन करेंगे? जी, मेरे गुरु अपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, मैं और मेरी पूरी टीम। अच्छा, कहाँ से आए? जिला मुजफ्फरनगर, सदर विधानसभा। मेरठ, कानपुर, मुजफ्फरनगर। आप कहाँ से आए? उन्नाव से आए। उन्नाव से। आप कहाँ? रायबरेली से हैं। माननीय मंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, गुरु हैं, सब कुछ वही है माननीय मंत्री जी। तो उनके साथ हम लोग पूरा जमावड़ा साथ ही जाएगा। जहाँ जाएगा पूरा ओबीसी समाज पूरा जाएगा। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर के। अब हम थोड़ा अंदर भी चलते हैं, अंदर भी देखते हैं। अंदर जो लोग हैं उनसे भी देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का घर जो 14 कालिदास मार्ग है, वो अभी तक सरकारी आवास था। अब यहाँ पे गहमा गहमी शुरू हो गई है। जो लोग हैं वो अंदर यहाँ पहुंचने लगे हैं और यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर में 3 से 4 दिनों से लगातार ये जो परिसर था, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अंदर हैं। यहाँ से 11 से 11:30 बजे के बीच में वो निकलेंगे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के घर का लॉन है जहाँ पर लोग पहुंच गए हैं और एक बड़ा हुजूम, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नारे लग रहे हैं। तो आज 14 तारीख, जब स्वामी प्रसाद मौर्य दावा कर रहे थे कि आज एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनामी आएगी, अब देखना होगा कि आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य ज्वाइन करेंगे तब कितने और चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो महज 3 दिन में बीजेपी के 11 विधायक पार्टी को टाटा कर चुके हैं। बीजेपी छोड़ने वाले शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा भी आज अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ेंगे। और बीच चुनाव बैतरणी में पाला बदलने वाले मुकेश वर्मा भी दावे कर रहे हैं कि वो बड़ा नुकसान करके जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को उनके पैरों में प्रणाम करता हूं और उनसे ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आज लड़ाई 85% से अधिक लोगों की है। आज लड़ाई गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति की लड़ाई की बात है। आप देखिए, इन लोगों ने 2017 में सरकार बनाई। इन लोगों के मंत्री हटा दिए जाते हैं। इन लोगों के मंत्री केवल और केवल राज्य मंत्री ही रह जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 85% लोग और उनकी बनाई हुई सरकार के जो मंत्री बनाए जाते हैं वो हाई स्कूल पास बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं कि वो कैबिनेट में अपनी बातों को न रख सके। भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं, संविधान को खत्म करना चाहती है। परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में संविधान नहीं बचेगा, उन्हें मालूम था।
देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आज 24 घंटे में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2,64,000 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केसेस की संख्या 12,72,000 से ज्यादा हो गई है। इसी हालात को लेकर प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने टीकाकरण पर जोर दिया है। कोरोना के संक्रमण काल ने बढ़ाई टेंशन। देश में तीसरी लहर से गहराया संकट। संक्रमण से बचाव को लेकर पीएम मोदी का मंथन। कैसे सुधरे हालात, कैसे रुके संक्रमण? सवाल बेहद अहम है। रोजाना जारी होने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि इस महामारी की तीसरी लहर ने देश को परेशान कर दिया है। दूसरी लहर का दंश झेलने वाला हिंदुस्तान प्रार्थना कर रहा है कि तीसरी लहर का कहर वैसे न टूटे। अब तक तो हालात काबू में दिख भी रहे हैं, फिर भी तैयारियों को तेज किया जा चुका है। उन्हीं पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार की शाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने ओमिक्रॉन जैसे तेजी से संक्रमित करने वाले वेरिएंट को लेकर सभी को आगाह किया। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कड़ी मेहनत ही जीत का एकमात्र विकल्प है। प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच ही जीत का मूल मंत्र है। पीएम ने अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने का सुझाव भी दिया। साथ ही बचाव के लिए टीकाकरण को सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक उस वक्त में हुई जब देश के कुछ राज्यों में स्थिति गंभीर हो चुकी है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि देश भर में एक दिन के संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा चुका है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों का हाल भी जान लीजिए। महाराष्ट्र में 46,406 नए केस मिले हैं, जो बुधवार की तुलना में थोड़े कम है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां गुरुवार को 28,867 नए मामले मिले। पश्चिम बंगाल में कल 23,467 केस दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में कल 25,005 केस और तमिलनाडु में 20,911 केस मिले। दिल्ली में लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात है कि अस्पतालों में अभी भी बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है। दिल्ली बहुत ज्यादा सतर्क है ऑलरेडी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आज की डेट में देखिएगा, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, जिम बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी बैठने के लिए बंद हैं। सिर्फ ऑड इवन के अंदर दुकानें खुल रही हैं, प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिस भी बंद हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस जितनी लगा सकते थे बहुत बड़ी संख्या में लगाई जा चुकी है ऑलरेडी। परंतु दूसरी बात बताएं, जैसे आपने कहा हाईएस्ट नंबर पहुंच गया है, हिस्ट्री का जो नंबर है, परंतु हाईएस्ट केसेस पहुंचे हैं, उसके प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। लोग घबराए नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा, अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती। दिल्ली से सटे हरियाणा के झज्जर एम्स में भी तैयारी पूरी है। यहाँ ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज चल रहा है।
तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करने के लिए मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर में डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे चपेट में आ रहे हैं। ओमिक्रॉन चूंकि सबसे ज्यादा कंटेजियस है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा कंटेजियस है, इसलिए डॉक्टर्स की संख्या हमने देखी दिल्ली एनसीआर में भी ज्यादातर देखने को मिल रही है। ऐसे में एम्स झज्जर के डॉक्टर किस तरह से 24 घंटे पूरी तरह से तैनात होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा कंटेजियस है। मैम, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, ठीक है। हम लोग तो अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं, यहाँ पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं कंटिन्यू, और वो वहाँ जाके अपनी फैमिली को भी डील करना पड़ता है। छोटा बेबी भी है 2.5 ईयर का, तो हम लोग जितना हो सके उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। तमाम उम्मीदों के बीच एक खबर ये भी है कि सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की रणनीति में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब रैंडम सैंपलिंग की बजाय अस्पताल में भर्ती मरीजों का या फिर जिनकी कोरोना से मौत होती है उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। स्नेहा मोदानी के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी में कल हुए ट्रेन हादसे की बात करते हैं। बीकानेर एक्सप्रेस के 12 डिब्बों के पटरी से उतरने से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है, 36 लोग जख्मी हुए। तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना गंभीर है। एक के ऊपर एक लगे गाड़ी के डिब्बे, यात्रियों को बचाने की कोशिश करते लोग। कुछ खुशकिस्मत थे कि बच गए, वहीं कुछ घरों के चिराग बुझ गए। कोई डिब्बों के बीच फंस गया तो कोई ट्रेन के नीचे आ गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली बीकानेर एक्शन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास हादसे का शिकार हो गई। अचानक मैनागुड़ी के डोमोहानी के पास बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। इनमें एक डिब्बा पटरी के नजदीक पानी में भी उतर गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में करीब 700 यात्री थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है और इसके कारण की अभी तक जांच हो रही है, लेकिन रेलवे का जो दायित्व है अपने पैसेंजर्स के प्रति, हमारी पूरी कोशिश है हम उसको। यूपी के चुनावी दौर में नेताओं की जबरदस्त भागदौड़ चल रही है। योगी सरकार के 3 मंत्री इस्तीफा देकर अलग राह पर निकल पड़े हैं तो विधायकों की भागम भाग हो रही है। अब जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो रही है, तो नेता भी अपने लिए नया कुनबा तलाश रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पास मंत्री और विधायकों की सबसे बड़ी जमात है, तो भागम भाग का नुकसान भी उसे सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान और फिर धर्म सिंह सैनी। एक के बाद एक झटका, झटके पे झटका। बीजेपी की चुनावी कश्ती इस्तीफों के भंवर में ऐसी फंसी कि बीजेपी छोड़ने वालों की झड़ी लग गई। 3 कद्दावर मंत्री और 7 विधायक चुनावी मझधार में पाला छोड़ गए और बीजेपी पर जोरदार हमले भी कर गए। जाते जाते सबकी भाषा करीब करीब एक, पिछड़े और दलितों की अनदेखी की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए। ये वही अनुसूचित जाति पिछड़े लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल कर भारतीय जनता पार्टी में आकर के 4% बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए गलत नीतियों के चलते जो उन्होंने जनजाति उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया है, उत्तर प्रदेश के लोग इसका बदला लेंगे। जिस सरकार को बनाने के लिए इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा। लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे, उधर ध्यान नहीं दिया गया। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। बीजेपी से बगावत करने वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की नैया डूबने वाली है, तो बीजेपी कह रही है जिन्हें टिकट कटने का डर सताया उन्होंने ही बीजेपी से विदाई का रास्ता अपनाया। बागी और बीजेपी की इस जोर आजमाइश में समाजवादी पार्टी को शुद्ध लाभ हो रहा है।
बड़े चेहरों की आमदनी हो रही है, जातीय खाते दुरुस्त हो रहे हैं, तो बीजेपी पर हमले का भरपूर मौका भी मिल रहा है। यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय सीढ़ियां सत्ता के लिए कितनी जरूरी है। बीजेपी से नेताओं का छिटकना समाजवादी पार्टी को जातीय नजरिए से भी खूब भा रहा है। जरा गौर कीजिए, औरैया के विधुना से विधायक विनय शाक्य ओबीसी समाज से, शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ओबीसी के निषाद समाज से हैं, मुजफ्फरनगर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ओबीसी के गुर्जर समाज से, सहारनपुर के तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति भी ओबीसी वर्ग से, कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर दलित वर्ग से आने वाले नेता हैं। वहीं फिरोजाबाद से एमएलए आरके शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? हाँ, ठीक है, छोड़ दिया। आप किसके साथ जा रहे हैं? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर। सच ये भी है कि बीजेपी चेहरे बदलो वाली रणनीति दूसरे राज्यों में भी आजमाती रही है, लेकिन जो चेहरे इस वक्त बीजेपी से दूर हुए हैं वो वजनदार थे। इसलिए बीजेपी के सामने डैमेज कंट्रोल की कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। संतोष कुमार शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर वही जा रहे हैं जिन्हें टिकट कट जाने का डर सता रहा था। वहीं योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज तक से बातचीत में कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे समाजवादी पार्टी की चाल है जो कामयाब नहीं होने वाली। जी, क्या हो रहा है? यूपी चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, आपके पार्टी के मिनिस्टर्स बैक टू बैक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल ये लोकतंत्र का महापर्व है और जब जब चुनाव आते हैं इस प्रकार की गतिविधियां देखने में आती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार 5 वर्ष जनता के संपर्क में हम लोग रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं जनहितकारी, उनको लेकर के, प्रदेश सरकार की जो नीतियां जनहितकारी, उनको लेकर के हम जनता के साथ हर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। और आप देखें जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं लगातार कि उनके पास आपके सारे बड़े एमएलएज, मिनिस्टर्स जिनका अच्छा खासा दखल जिलों में है, स्पेशली पूर्वांचल में, उसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे की व्यवस्था से सामान लेकर के अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं और सत्ता का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके क्लोज थे, बहुजन समाज पार्टी में आप लोग साथ में रहे, आप लोगों को सफर रहा, क्या आपने सोचा था कभी कि वो पार्टी छोड़ के? देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये उनकी इच्छा है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, जो जिसकी अपनी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो दूसरे लोगों की व्यवस्था के सहारे अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा।
अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी, आज उम्मीदवारों की लिस्ट भी पहली सूची जारी होनी थी, क्या वो आज होगी और होगी तो कब तक? और स्वामी प्रसाद मौर्य आज धमाका करने वाले थे, वक्त तो 11 बजे था, 11:30 हो गए। देखिए बिल्कुल अर्पिता, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर पर मौजूद है, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पर इस समय अखिलेश यादव हैं। कुछ देर में स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पहुंचेंगे और उनके साथ में वो तमाम विधायक भी होंगे जिनका दावा किया जा रहा है कि जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो लिस्ट है उसको लेकर के हालांकि जो बात चल रही थी वो पूरी तरीके से तय, उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक कुछ नाम आ सकते हैं, लेकिन चूंकि अधिसूचना भी है उत्तर प्रदेश चुनाव की, वो जारी कर दी गई है, तो इसमें पूरी संभावना है कि आज शाम तक कई नाम जो है सामने आ जाएंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो बार बार यही है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के विधायक और खासतौर पर 3 कद्दावर मंत्री जो यहां से गए हैं, उनके एग्जिट ने पार्टी को तो डैमेज किया ही है, तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी बार बार इस बात का दम भर रही है, खासतौर पर अखिलेश यादव जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और अब नेता बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आएंगे। अब ये कितनी दिन का खेला होगा ये तो देखना होगा, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य करीब दर्जन भर से ज्यादा विधायकों के साथ सपा की सदस्यता लेने जा रहे हैं। जी, लेकिन अभिषेक, यहाँ पर एक चीज और देखी जा रही है, जो नेता, जो विधायक जिनके नामों की चर्चा हो रही है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, चाहे धर्म सिंह सैनी को ही देख लीजिए, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और अचानक से 1 दिन 2 दिन के बाद ही मन बदल जा रहा है। तो जिनसे बात भी हो रही है वो ये कबूल ही नहीं रहे कि वो जाना चाह रहे हैं, तो रोका भी किसको जाए? देखिए अर्पिता, असमंजस की स्थिति नेताओं के साथ में इसलिए बन जा रही है क्योंकि लगातार प्रयास ये भी था कि शायद जो नेगोशिएशंस करना चाह रहे थे शायद उसमें कोई बात हो जाए, लेकिन जब स्थिति इस बात की दिखती है कि अब कोई संभावना नहीं है और लगातार सामने से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लगातार प्रस्ताव आ रहा है या जिस तरीके की कोशिश हो रही है इन नेताओं की, यही कारण है कि 1 दिन पहले ना होता है लेकिन अगले दिन इस्तीफा आ जाता है। यही लगातार हम देख रहे हैं। आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ नेता जो है वो एक बार फिर से वहां का रुख करते नजर आ सकते हैं, लेकिन एक बात तय होगी क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है तमाम नेताओं को साथ लेने की, कितनों को सीट दे पाएगी और किस हद तक ये टिकट का बंटवारा हो पाएगा, ये भी एक बड़ी स्थिति समाजवादी पार्टी के आगे होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि कई ऐसे नेता है, क्योंकि लगभग 50 के करीब एमएलए के टिकट काटे जाने की बात एक लगभग साफ हो चुकी है। जैसे ही फहरिस्त बीजेपी की आएगी तो ये तमाम नेता दूसरे दलों की तरफ भागते हुए नजर आएंगे, जिनमें इनका पहला ठिकाना समाजवादी पार्टी है। यही कारण है कि अखिलेश यादव के भी मंसूबे बुलंद है और वो बार बार ये बात कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राजनीति के केंद्र में रहे अयोध्या के लिए आज बेहद अहम दिन है। आज योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। और देखिए, बीजेपी आज यूपी की पहली सूची भी जारी करने वाली, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, शाम तक की लिस्ट आ सकती है और इस पर भी नजर है कि आखिरकार कौन कहां से होगा और सीएम योगी क्या अयोध्या से ही इस बार मैदान में होंगे। ऐलान से पहले ही अयोध्या में खुशियों की उफान है। जब से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबर आई है, अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के राम भक्त और बीजेपी समर्थक उत्साह में हैं। राम जन्मभूमि के, राम जन्मभूमि के, राम लला सरकार की, हनुमान जी महाराज की, योगी आदित्यनाथ जी की। अयोध्या से उनका यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो हम सब उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करेंगे। तो एक पीठाधीश्वर पीठ की महत्ता को जानता है, अयोध्या का कैसे विकास होना चाहिए, यहाँ के लोगों के साथ कैसे न्याय होना चाहिए, ये हमारी समझ से ठीक समझ सकते हैं। तो यहाँ के एमएलए हो जाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरी सरकार फिर बना लेंगे तो और ज्यादा कार्य करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो पूरा यकीन है होगा, सब कुछ होगा। और यहाँ से लड़ने पर बहुत अच्छा जो है बहुमत मिलेगा। खबर है कि बीजेपी ने जिस सूची पर ओके की मुहर लगा दी है उसमें योगी का नाम भी दर्ज है। तय हो चुका है कि इस चुनाव में अयोध्या की बागडोर योगी ही थामेंगे। योगी ही बताएंगे कि बीजेपी के लिए अयोध्या के क्या मायने हैं। योगी ही बताएंगे कि राम मंदिर का निर्माण कितनी बड़ी उपलब्धि है और योगी ही ये भी समझाएंगे कि राम मंदिर की राह में कांटे बिछाने वाले विरोधी कौन थे, कुछ उसी अंदाज में जैसे कि वो अब तक रैलियों में करते रहे हैं। कुछ जिन्होंने स्वयं के मानवीय चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानवता के सामने जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, अयोध्या उनकी स्वयं की जन्मभूमि भी है।
कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो। और हर एक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहता है। तो आज योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी तो काफी पहले से हो चुकी थी। 4.5 साल में 30 बार योगी अयोध्या गए और उस बुनियाद को मजबूत करते रहे, जिसका नतीजा ये है कि अब वो अयोध्या के चुनावी आंगन में खड़े दिखने वाले हैं। अयोध्या को भी उस ऐलान का बेसब्री से इंतजार है। लड्डू पेड़ा ये उत्सव का माहौल हो गया है, क्योंकि अयोध्या वासी साधु संत धर्माचार्य हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें, क्योंकि योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से नाता रहा है। योगी जी के गुरु स्वामी श्री अभयनाथ जी ने पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से लगातार अयोध्या के गौरव को उन्होंने बढ़ाया है। ये अयोध्या धर्म की नगरी है और माननीय योगी जी साधु हैं और अयोध्या उनको इसलिए पसंद आई कि यहाँ एक धार्मिक नगरी है। अयोध्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नगरी है और योगी जी संत हैं, तो 5 साल का कार्यकाल उनका बड़ा बेहतर गुजरा और आगे भी उनका गुजरेगा। अयोध्या के लोग संतुष्ट भी हैं। अयोध्या कभी पहचान की मोहताज नहीं रही। धार्मिक नजरिए से तो वो हमेशा से आस्था का केंद्र रही है। राम मंदिर आंदोलन से उसे राजनीतिक अहमियत भी हासिल होती रही, लेकिन योगी के यहाँ से चुनाव लड़ने से अयोध्या को विनय कटियार के बाद एक बड़ा सियासी चेहरा भी मिल जाएगा। इसका कारण यही है कि राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी प्रगति के साथ अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात बीजेपी सरकार 5 साल में कर रही है। मंदिर ही नहीं, सड़कों से लेकर के शहर का सौंदर्यीकरण हो, भव्य दीपोत्सव हो और यहां तक इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं यूपी की एक तस्वीर अयोध्या से बनती हुई पिछले 5 सालों में नजर आई है। और यही कारण है कि अयोध्या का चुनाव करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गढ़ को बनाने की कोशिश करेंगे जो लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा है। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या, आज तक। यूपी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी कल इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी के अलावा 3 और विधायकों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया। चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ इस्तीफों से बीजेपी की चिंता में इजाफा हुआ है। बगावत पर बगावत, इस्तीफे पर इस्तीफे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिदिन एक मंत्री 20 तारीख तक रिजाइन करेगा और उसके साथ 3-4 विधायक प्रतिदिन रिजाइन करेंगे। ये सिलसिला 20 तारीख तक दल बदल के दलदल में कैसे खिलेगा यूपी में कमल। मंत्री जी जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, एक एक करके सबके सुर बदलते जा रहे हैं। अरे भाई, जानवर का जवाब जानवर देता है और जो जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में बोल करके उसको रपटाया जाता है। अब जब आरएसएस नाग के रूप में आरएसएस, सांप के रूप में भाजपा, हम लोगों का हक निगल अजगर की तरह रही है, तो स्वामी को नौला बनना पड़ेगा और स्वामी रूपी नौला इनको कुतर 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 करके टुकड़ों में ऐसा बांटेगा कि इनको भी छठी का दूध आएगा कि किसी ने मेरा पाला पड़ा। आज योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया तो वहीं विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाह के भी बीजेपी को अलविदा कह गए। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। कहीं कोई किसी तरह की बात नहीं सुनी गई और इसी का कारण था कि अभी पिछले 1-2 सत्र पहले 140 विधायकों ने धरना दिया था सदन में सरकार के खिलाफ। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? ठीक है, छोड़ दिया। आप
किसके साथ जा रहे हैं? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर पिछले 3 दिन के अंदर बीजेपी से 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। 11 जनवरी को श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से इस बगावत की शुरुआत हुई। इसके बाद कल वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह ने इस्तीफा दिया और आज आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। विधायकों की बात करें तो लिस्ट लगातार लंबी होती चली जा रही है। रोशन लाल वर्मा तिलहर विधानसभा सीट से विधायक, ब्रजेश प्रजापति बांदा के तिनवारी से विधायक, विनय शाक्य औरैया के विधुना से विधायक, अवतार सिंह मीरापुर के भडाना से विधायक, मुकेश वर्मा फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के विधायक, आरके शर्मा बदायूं के बिलसी के विधायक और भगवती सागर बिल्हौर के विधायक। इन्होंने पार्टी को विदा कह दिया। और अब वहाँ बचा कौन है? वोट दिलाने की हैसियत में भाजपा के पास कौन नेता है, आप बता दीजिए। सिंगल कोई है बचा? जो बचा है आपको 18 से 20 तारीख के बीच में वो आपके पास खड़ा होगा। वो अखिलेश के यहाँ फोटो खिंचवा चुका है और सिर्फ इस्तीफा राजभवन भेजना है। ऐसे कितने लोग फोटो खिंचवा चुके हैं अखिलेश जी के पास? अब हम आपको नाम नहीं बताएंगे, न गिनती बताएंगे। इतना जान जाइए कि 1.5 दर्जन है। बीजेपी के कई विधायकों के इस्तीफों की अटकलें तेज हो रही हैं, जिन्हें लेकर सफाइयां भी आ रही हैं। लेकिन आखिर इन विधायकों की बातों पर कितना भरोसा करे बीजेपी, क्योंकि कल तक विनय शाक्य और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफे की खबरों को खारिज किया था। धर्म सिंह सैनी ने तो बाकायदा वीडियो जारी करते हुए बीजेपी का साथ न छोड़ने का भरोसा दिया था कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं। अगर दुश्मन को चित करना